चैप्टर कौन सा चल रहा है अपना? मेटल, नॉन मेटल। सो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में कथा कैसे चालू होगी जो देखिएगा। कुछ एलिमेंट्स 20 तक तो पढ़े होंगे आपने 9वीं में। जैसे सोडियम होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर बोलो भैया। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन आता है सीक्वेंस। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। इसी तरह से कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। बहुत बढ़िया। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हीरो 17। क्लोरीन का 17। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं? 2। फिर भरते हैं 8। एक। अब एक ही बचा, 11 है ना टोटल। पहले में 2, फिर 8, फिर एक ही बचा। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? एक। इसकी वैलेंसी इसलिए बने क्योंकि ये तुरंत एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ये तुरंत एक इलेक्ट्रॉन इसलिए लूज करेगा ताकि यहाँ 8 हो जाए। हर एटम चाहता है कि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो। ऑक्टेट कंप्लीट हो मतलब मेरा आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो यहाँ से एक निकाल दोगे तो यहाँ 8 बन जाएगा, या फिर इसको 7 दे दो तो इसको 7 देंगे। इससे अच्छा ये एक निकालना ले मम्मी, इससे अच्छा ये एक निकालना ले। नहीं बात समझ में? तो देखो स्थिति क्या है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। क्लोरीन के पास कितने? 17। 2 8। 7, 2 और 8 10 और 7 17। ये एक ले लेगा, ये एक ले लेगा। तो यहाँ पर भी 8 बन जाएंगे। सुनना आप, जो कितने इलेक्ट्रॉन लिए या कितने इलेक्ट्रॉन दिए, ये होती है वैलेंसी। तो सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा था? 1। क्लोरीन कितने ले रहा है? 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ए ने कितनी बार लिखूंगा? एक बार। क्लोरीन कितनी बार लिखूंगा? कंपाउंड बन गया NaCl। क्या बन गया? समझ में आया भाई साहब? सुनना मेरी बात। अगर आपसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछे सोडियम का, क्या पूछे? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो ये Na लिख देना। और आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो ये एक इलेक्ट्रॉन नहीं बना के आ जाना। क्लोरीन का आउटर मोस्ट में कितने हैं? आउटर मोस्ट में कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 6। ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। ऐसे मैंने मैग्नीशियम ले लिया। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। 2 8 2। सबसे पहले कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं मैक्सिमम? के शेल में 2, फिर एल में 8, 10 हो गए। 2 ही बच रहे हैं अब। आउटर मोस्ट में जितने बचने हैं 2। अब इसमें 8 करने के लिए या तो 6 लो, यानी 2 को ही निकाल दो तो यहाँ 8 हो जाएगा। तो 6 दूँ इसको कि 2 निकाल दो? तो वैलेंसी कितनी हो गई? 2। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी हो गई? 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तुम तो सिग्मा स्क्वायर हो, समझ गए? तो मैग्नीशियम 2। आप क्यों वीडियो वायरल? मैग्नीशियम के कितने? 2। और क्लोरीन का कितना? क्लोरीन का तो एक ही है ना, अभी पढ़ा अपन ने। अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो। Mg एक बार, क्लोरीन 2 बार। Mg एक बार, क्लोरीन 2 बार। नहीं समझ में आई बात? इस तरह से कंपाउंड बनते हैं। तो क्वेश्चन था, यहाँ से क्वेश्चन है, हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट? क्वेश्चन क्या है? तो मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं? मेटल लूजेज इलेक्ट्रॉन्स। और नॉन मेटल था क्लोरीन, इलेक्ट्रॉन, जो भी इलेक्ट्रॉन गेन करे वो नॉन मेटल। जो इलेक्ट्रॉन लूज करे। कोई आपसे मेटल नॉन मेटल में डेफिनेशन पूछे, मेटल क्या होता है, आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, फिर आपने देख लिया कि इलेक्ट्रॉन निकालूं या इलेक्ट्रॉन लूं। जो ले लेवे वो नॉन मेटल, जो देता है वो मेटल। नहीं समझ में आई बात? जो ना ले पा रहा है ना दे पा रहा है, सिग्मा। सॉरी, मेटल लूजेस इलेक्ट्रॉन
और नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन। कहानी क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलो अब हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज। अच्छा, अभी आपने क्या देखा? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, ये एक इलेक्ट्रॉन दे दिया था। वापस से देखना, सोडियम ने क्या किया था? सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 281, तो ये एक इलेक्ट्रॉन दे रहा था। और क्लोरीन क्या कर रहा था? 287 था, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले रहा था। ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर किसके पास आ गया? क्लोरीन के पास आ गया। इस तरह से अपन ने रिप्रेजेंट किया था। कंपाउंड क्या बना था? NaCl। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाए पूरा का पूरा, जब दो लोगों में रिलेशन बन रहा है, बिल्कुल कोई ना कोई चीज दान करके इलेक्ट्रॉन दे ही दिया ना पूरा, द कंपाउंड फॉर्म इज नोन एज आयोनिक कंपाउंड। द कंपाउंड फॉर्म इज नोन एज आयोनिक कंपाउंड। आपसे पूछे आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो आप लिखेंगे व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड between two elements, when electrons are transferred between two elements, then the compound form is called आयोनिक कंपाउंड। ionic। आयोनिक कंपाउंड और बॉन्ड अलग अलग चीज है क्या? आयोनिक कंपाउंड मतलब आयोनिक कंपाउंड में जो एलिमेंट कंबाइन हो रहे थे, इनमें जो बॉन्ड बन रहा होगा वो आयोनिक बॉन्ड होगा, और इसको आयोनिक कंपाउंड बोल रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, आयोनिक कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज, सॉरी प्रॉपर्टीज। सो नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। क्या प्रॉपर्टीज है आयोनिक कंपाउंड की? हेलो, पहली चीज फिजिकल नेचर। पहली चीज फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर। ये सॉलिड होते हैं। कैसे होते हैं? सॉलिड। ये हार्ड होते हैं, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। समझ में आ रही है बात? ये ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मतलब टूटने इजीली टूट जाएगा, मतलब ब्रिटल मतलब इजीली टूट जाएगा नहीं कह सकते, शीट नहीं बना पाएगा, वायर नहीं बना पाएगा, ऐसा कहेंगे अपन। सॉलिड है, मजबूत है, वायर और शीट नहीं बन पाएगी। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ऑब्वियस बात है, हार्ड है और सॉलिड है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा? हाई होगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? क्यों हाई होगा? जो आयन्स हैं, स्ट्रॉन्ग आयोनिक अट्रैक्शन होगा। एक चीज में अब चलो पहले ये पढ़ ही लेते फिर बताता हूँ। सॉल्युबिलिटी, ये सोल्यूबल होते हैं। काई में सोल्यूबल है? घुल जाएगा। पानी में सोल्यूबल है। लेकिन आपसे अगर पूछ ले कि भैया आयोनिक कंपाउंड फलाने फलाने में 4 ऑप्शन दे दे और उसमें इनसोल्यूबल, किसमें नहीं घुलेगा? तो कहीं में नहीं घुलेगा, केरोसिन में। केरोसिन में नहीं घुलेगा, पेट्रोल में नहीं घुलेगा, और सब जगह नहीं घुलेगा। समझ में आ रही बात? कंडक्शन ऑफ सब जगह मतलब इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सुनना, जब तक सॉलिड है तब तक तो करंट कंडक्ट नहीं कराएगा। जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या? नमक है। नमक की थैली ले आए घर पे, उसमें करंट पास करेंगे तो करंट नहीं आएगा अपने को, सॉलिड है। लेकिन उसको अगर एक्वस सोल्यूशन बना दोगे, घोल दोगे, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाता है। सब नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? आयोनिक कंपाउंड्स के सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड जो है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आयोनिक कंपाउंड का जो सॉल्यूशन है उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। नहीं बात समझ में आई? ये हो गई आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज। ये हो गई आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज। अब आयोनिक कंपाउंड में
एक चीज़ जो पीछे छूट गई वो मैं यहाँ कवर कर देता हूँ। Na281 था, ये तो रटा ही गया होगा। इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, इलेक्ट्रॉन लूज कर तो रहा कितना, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो नेगेटिव, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, कितना कर रहा था, एक नेगेटिव चार्ज चला गया, तो Na के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। एक नेगेटिव चार्ज घर से चला गया तो घर पे एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो गया। जब पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो जाए ये कहलाता है केटायन। कैसा आयन है? पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन्स आर नोन एज केटायंस, दैट्स ऑल। ऐसे आपने क्लोरीन लिया, 287 था, ये गेन कर रहा था, इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। कितना? एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था, तो एक नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया। तो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए वो हो जाते हैं एनायंस। नेगेटिवली चार्ज्ड आयन्स आर नोन एज एनायंस। अभी मैग्नीशियम लिया था, 282, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, 2 नेगेटिव चार्ज चला गया, तो Mg के ऊपर कितना आएगा? 2+ आएगा, तो ये भी क्या होगा? केटायन। नहीं समझे मेरी बात? आयोनिक कंपाउंड कंप्लीट कर दिया मैंने। आयन्स क्या होते हैं, केटायंस क्या होते हैं, एनायंस क्या होते हैं, और प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। नहीं समझ में आई बात? क्या किया भाई? चलिए सुनो, अक्रेंस ऑफ मेटल। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अक्रेंस ऑफ मेटल। अपन ज्योग्राफी में भी पढ़ चुके हैं। रॉक्स होती है, ज्योग्राफी में भी पढ़ लिया अभी 2-3 दिन पहले। चट्टानों में से मिलते हैं मिनरल्स। क्या मिलते हैं? मिनरल्स। और ऐसे मिनरल्स जिससे प्रॉफिटेबल मेटल्स के और या नॉन मेटल्स के और, सॉरी, जिससे मेटल्स या नॉन मेटल्स प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर पाए। मतलब प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट करना है मतलब उस ओर से जब हम मेटल निकालें तो उससे हमें फायदा हो। अगर प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो प्रोसेसिंग का खर्चा इतना ना हो जाए कि अपन जो मेटल निकाल रहे हैं या नॉन मेटल निकाल रहे हैं वो उससे इतनी कमाई नहीं हो पा रही है किसी इंडस्ट्री की। नहीं समझ रहे हैं? तो मिनरल मिनरल्स जिनसे मेटल और नॉन मेटल प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट करते हैं, ऐसे मिनरल्स को क्या कहा जाता है? ओर। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? कहानी क्लियर है? कुल मिला के जिसके अंदर हाईएस्ट परसेंटेज, आप ये 2 डल्ले लेके आए चट्टानों के, इसमें बहुत ज़्यादा मेटल था अंदर, इसमें थोड़े से मेटल मिल पाएंगे, तो दोनों में से और कौन हुआ? है तो दोनों ही मिनरल। नहीं समझे? सो दैट मिनरल फ्रॉम विच मेटल और नॉन मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली इज नॉन एज ओर। अब मेटल निकालने की बात करते हैं। कुछ मेटल तो ऐसे मिलेंगे नहीं, कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो प्योर फॉर्म में मिलेंगे, किसी कंबाइंड फॉर्म में नहीं मिलेंगे। मतलब वो शुद्ध खोदा चट्टाने निकाली उसमें से मेटल ही मिल जाएगा, धो और यूज करो। गोल्ड हो गया। गोल्ड का सिंबल याद रखना, गोल्ड का सिंबल याद रखना, AU। फिर सिल्वर, ठीक है। तो गोल्ड के अलावा क्या लिख दोगे आप? सिल्वर। ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। फ्री स्टेट मतलब किसी से कम, फ्री स्टेट में किसी से कंबाइन नहीं है, ऑक्सीजन से कम। जैसे एल्यूमिनियम का ऑक्साइड क्या हो गया? Al2O3। फ्री स्टेट मतलब ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स, इनके साथ कंबाइन रूप में जो नहीं पाए जाते हैं, जो सिंपली अलोन पाए जाते हैं, उनको क्या बोलेंगे? फ्री स्टेट में होना। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? कुछ मेटल अर्थ में फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, मतलब किसी के साथ कंपाउंड उन्होंने नहीं बना रखा है। एल्यूमिनियम, सॉरी, गोल्ड, सिल्वर, इसके अलावा प्लेटिनियम, कॉपर, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। उसके अलावा कॉपर और सिल्वर जो है, कॉपर एंड सिल्वर जो है वो कंबाइन फॉर्म में भी पाए जाते हैं।
समझ में आ रही है बात? अब आप इसी चैप्टर में एक रिएक्टिविटी सीरीज आएगी, उसके लिए मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ यहाँ पे। टॉप में जो ये सीरीज है, सीरीज में जो सबसे ऊपर एलिमेंट्स होंगे वो तुरंत कंबाइन होते हैं किसी के भी साथ। कौन कौन? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक। ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये इतने रिएक्टिव है कि कभी भी नेवर फाउंड इन फ्री स्टेट, नेवर फाउंड इन फ्री स्टेट, मतलब कभी भी ये फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे आपको। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब उस रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर वाले तो कंबाइन फॉर्म में पाए जा रहे हैं, नीचे नीचे वाले अपने पढ़ लिए सिल्वर वगैरह फ्री स्टेट, बीच वाले मिडिल में जो है, जैसे जिंक बोला है, जिंक, आयरन, टीन, लीड, ऐसे ये मॉडरेटली रिएक्टिव है। मतलब ये रिएक्टिव है, ये तो हाईली रिएक्टिव है, तुरंत रिएक्ट हो जाते हैं और कंपाउंड बनाते हैं और नेचर में कंबाइन फॉर्म में मिलेंगे। ये थोड़े ये भी कंपाउंड बनाएंगे बट इनकी रिएक्शन जो है वो स्लो होती है। सो 3 तरह के ग्रुप हो गए, हाईली रिएक्टिव वाले, मॉडरेट रिएक्टिव और लो रिएक्टिविटी वाले। नहीं समझ में आ रही है बात? लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव, लेस, ये तो बिल्कुल ही रिएक्टिव नहीं होंगे, सॉरी फ्री स्टेट है। लेस रिएक्टिव में कौन आ गया? मरकरी आ जाएगा। कहने क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो कुल मिला के जितने भी एलिमेंट्स हैं ये नेचर में किस तरह से पाए जा रहे हैं, उनको 3 ग्रुप में बांट दिया, 4 में बांट दिया, 3 क्या 4 में बांट दिया। कैसे? पहला हो गया हाईली रिएक्टिव, दूसरा हो गया मॉडरेटली रिएक्टिव, एक हो जाएगा लो रिएक्टिविटी वाले जिसमें मरकरी लिख देंगे अपन, और एक हो गया फ्री स्टेट। नहीं समझ में आई बात? कहानी क्लियर है? अब भैया अपन ने कोई माइंस वगैरह ली, अपने को पता पड़ गया कि फलानी जगह माइन है और फलानी जगह ये रिसोर्स भरा हुआ है। रिसोर्सेस में पढ़ चुके हैं अपन, स्टॉक रिसोर्सेस। अपने को पता पड़ गया कि वहाँ पर कौन सा रिसोर्स है, आयरन का, एल्यूमिनियम का, किसी के और पता पड़ रहा है। समझ में आई बात? सो हमें पता पड़ गया कि कोई और है, अब वो और कैसा है, कैसे मेटल का और है, हाई रिएक्टिव वाले का है क्या, मीडियम रिएक्टिविटी वाले का है क्या, और लो रिएक्टिविटी। ठीक है, 3 केसेस हैं, क्या हाई रिएक्टिविटी, मीडियम रिएक्टिविटी या लो रिएक्टिविटी। 3 मेटल्स हैं, 3 ग्रुप हैं जिसमें हमें देखना है कि भैया इसमें से और में से मेटल कैसे निकाला जाएगा। मैं सबसे पहले मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल्स के जो और हैं उनसे मेटल कैसे निकालेंगे उसकी बात कर रहा हूं। तो इसमें भी 2 ग्रुप है, इसमें भी 2 ग्रुप। एक ऐसे और होंगे जो कार्बोनेट्स के और होते हैं। ये कौन से और हैं? कार्बोनेट के ओर्स हैं। और यहाँ पर कौन से एक और ग्रुप है? सल्फाइड के ओर्स। समझ में आ रही है बात? कार्बोनेट के ओर का एग्जांपल हो गया ZnCO3, जिंक कंबाइन फॉर्म में दिख रहा है, जिंक का और है, जिंक कार्बोनेट, इससे मुझे जिंक निकालना है। और सल्फाइड फॉर्म में होगा तो ZnS, जिंक सल्फाइड, इससे भी हमें जिंक निकालना है। लेकिन दोनों केस में प्रोसेसेस अलग अलग होगी। समझ में आ रही है बात? कैसे अलग होगी? तो एक ही कार्बोनेट वाले में एग्जाम्पल जिंक का ले रहे हैं अपन। जिंक एक बार किस फॉर्म में पाया जा रहा है? कार्बोनेट के फॉर्म में पाया जा रहा है। जिंक दूसरी बार किसके फॉर्म में पाया जा रहा है? सल्फाइड के फॉर्म में पाया जा रहा है। अब इनसे अपने को जिंक निकालना है, तो पहले तो दोनों केसेस में जिंक कार्बोनेट, जिंक सल्फाइड को मैं जिंक ऑक्साइड में बदलूंगा। जिंक का एग्जाम्पल लिया है अपन ने, मैं जिंक बोल रहा हूँ, आपको लिखना क्या है? मेटल का कार्बोनेट, मेटल का सल्फाइड, ये बनेगा मेटल का ऑक्साइड। तो जिंक का क्या बन जाएगा? ऑक्साइड। कैसे बनेगा ये क्वेश्चन है, कैसे बनेगा? कार्बोनेट वाला और है, सी से कार्बोनेट, सी से कैल्सिनेशन, तो मेथड का नाम हो गया कैल्सिनेशन। मेथड का नाम क्या हो गया?
कैल्सिनेशन। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है बात? कैल्सिनेशन में क्या करते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई हम लिमिटेड कर देंगे। क्या कर देंगे? लिमिटेड या बिल्कुल एब्सेंस ही कर देंगे। हम कार्बोनेट के ओर्स को हीट करेंगे। क्या करेंगे? आपसे पूछे कैल्सिनेशन क्या होता है, तो कार्बोनेट को हीट किया, मेटल के कार्बोनेट को हीट करके काय में बदल दिया, ऑक्साइड में बदल दिया। हीट कहाँ कर रहे हो? लिमिटेड ऑक्सीजन सप्लाई लेस ऑक्सीजन, या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। मेथड का नाम है कैल्शियम। कैल्सिनेशन। इसी तरह से जिंक सल्फाइड है, सल्फाइड को भी काय में बदला, ऑक्साइड से बदला, मतलब सल्फाइड को भी हीट कर रहे हैं बट अच्छी खासी ऑक्सीजन की सप्लाई दे रहे हैं। समझ में आई बात? एक्सिस ऑक्सीजन लिख सकते हैं अपन। क्या लिख सकते हैं? एक्सिस ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं। रिएक्शन का नाम होगा रोस्टिंग। रिएक्शन का नाम होगा रोस्टिंग। रोस्टिंग। नहीं समझ में आई बात? क्या बोला मैंने? अगर जिंक कार्बोनेट को जिंक के ऑक्साइड में बदल रहा हूं, कार्बोनेट में सी आ रहा है, मेथड कैल्सिनेशन, ऑक्सीजन की सप्लाई कम कर दो और हीट करो या ऑक्सीजन एब्सेंस रखो। रोस्टिंग में प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई दो और हीट करो। मेटल का सल्फाइड मेटल के ऑक्साइड में बदला, मेटल का कार्बोनेट मेटल के ऑक्साइड में बदला, हमें मिल गया मेटल ऑक्साइड। नहीं समझ में आई बात? अभी मेटल नहीं मिला, अभी मेटल ऑक्साइड मिला। अब हम करेंगे रिडक्शन। क्या करेंगे? रिडक्शन। हमने किया रिडक्शन। जिंक ऑक्साइड से मुझे मिल जाएगा जिंक। जिंक ऑक्साइड से मुझे क्या मिलेगा? जिंक। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं? रिडक्शन। क्या होता है रिडक्शन? जो जिंक ऑक्साइड बना ZnO, उसको मैं किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ में रिएक्ट करवा रहा हूं, हीट कर रहे हैं। मतलब समझ में आ रही है बात? कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। हमें कैसे पता पड़ा कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है? चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। समझ में आ रही है बात? सो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, अगर उसको ऐड करते हो आप, तो वो सामने वाले को रिड्यूस कर देता है। यहाँ जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीजन निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी जिंक से? सो ऑक्सीजन का लूज होना रिडक्शन कहलाता है, ऑक्सीजन का गेन होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। सो यहाँ पर देखो कार्बन आया, कार्बन ऑक्सीजन को उड़ा के ले गया, मतलब जिंक से ऑक्सीजन लॉस हो गया, जिंक से ऑक्सीजन चली गई। ZnO जब कार्बन से रिएक्ट कराओगे, रिएक्शन क्या होगी? रिडक्शन। कंपाउंड बनेगा जिंक प्लस CO2। दिस इज योर जिंक। अब ये जिंक प्योर नहीं है, इसमें भी गंदगी है, इसकी रिफाइनिंग करनी पड़ेगी, लेकिन हमें जिंक मिल गया। तो रिफाइनिंग हम बाद में देखते हैं। अभी एक टॉपिक यहाँ बच जाता है कि ये जिंक इम्प्योर है। कैसा है? इसको प्योर फॉर्म में बदलने के लिए कुछ करना पड़ेगा। सो प्योर फॉर्म में बदलने के लिए रिफाइनिंग करेंगे। तो कर ही लेते हैं रिफाइनिंग साथ ही साथ। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? अब जो जिंक मिला था वो इम्प्योर था, उसकी रिफाइनिंग कैसे होगी? हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे। एक कैथोड होगा, एक एनोड होगा। एनोड पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड जो होता है ना, उसको एनोड बोलते हैं। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है, उसको कैथोड बोलते हैं। कहीं ना कहीं ये बैटरी वगैरह से कनेक्टेड है। अब जो बैटरी का बड़ा साइन ही तो पॉजिटिव बनाएगा इसको। एनोड पर आपको इम्प्योर वाला लेना था जिंक। कैसा जिंक लेना था? इम्प्योर जिंक। कैथोड पर आपको प्योर जिंक लेना है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? और इस सोल्यूशन में यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट जो लोगे वो भी इसी मेटल का लेना है। इसी मेटल का आपको इलेक्ट्रोलाइट लेना है। जैसे जिंक सल्फेट हो गया, कहाँ निकले थे कि निकले रहे? धीरे धीरे क्या होगा, इम्प्योर वाले मेटल से, इम्प्योर वाले से जिंक आयंस, इम्प्योर वाले से जिंक इधर ट्रेवल करेंगे और ये इस पे जमने लग जाएगा जिंक। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ये जो जिंक इस पे आके जमा, ये प्योर जिंक है। कैसा जिंक है? प्योर जिंक। और ये जो रोड है इसमें मड है, वो मड नीचे इकट्ठा हो जाएगा। इसमें गंदगी भी तो थी, इम्प्योर था तभी तो रिफाइनिंग कर रहे थे। तो
तो ये जो कचरा पट्टी नीचे जमा, इसे बोलते हैं एनोड मड। बात समझ में आई कि नहीं? रिफाइनिंग समझ में आया कि नहीं आया? क्या कर रहे थे रिफाइनिंग में? इसको इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कहते हैं। आपसे बोलेगा रिफाइनिंग समझाओ, तो एनोड पर क्या लोगे? इम्प्योर वाला मेटल। कैथोड पर क्या लोगे? प्योर वाला। करंट पास करोगे इलेक्ट्रोलाइट से, प्योर मेटल एनोड से डिजोल्व होगा, कैथोड पे जमेगा, नीचे मड जम जाएगा, इसी को एनोड मड कहा जाता है। नहीं बात समझ में आई? पूरी पिक्चर जो आपने देखी यहाँ पे अभी तक, ये किस चीज़ की पिक्चर है? मीडियम रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करें, कैसे रिफाइन करें, ये पूरी पिक्चर थी। समझ में आ रही बात? अब हम बात कर रहे हैं लो रिएक्टिविटी वालों की। किसकी बात कर रहे हैं? लो रिएक्टिविटी वाले। तो लो रिएक्टिविटी वालों में क्या होता है? आप देखिए, लो रिएक्टिविटी वालों के सल्फाइड और होंगे। कैसे और होंगे? सल्फाइड और। अब सल्फाइड वालों में अभी पढ़ चुके हो आप। सल्फाइड वालों को क्या करवाते हैं? रोस्टिंग। सल्फाइड वालों को रोस्टिंग कराया, आपको मेटल मिला। ये मेटल कैसा है? इम्प्योर है, रिफाइनिंग करा दीजिए। अभी पढ़ा अपन ने, नहीं समझ में आई बात? कहानी क्लियर है? तो एक बार इसका अपन एग्जांपल ले रहे हैं। लो रिएक्टिविटी वाले जो मेटल हैं, उसका एग्जांपल है सल्फाइड और HgS, मरकरी। मरकरी का और है, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? किसका और है? सिनाबार बोलते हैं इसको, बट ये मरकरी का और। मरकरी का और है जो सल्फर के साथ बना हुआ है। इस और का नाम क्या है? सिनाबार। आप याद रखना, सिनाबार HgS होता है। मरकरी का सिंबल Hg। मरकरी का सल्फाइड है, सल्फर के साथ मरकरी कंबाइन फॉर्म में है। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? ऐसा और नेचर में क्या कहता है? सिनाबार कहलाता है। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे? इसको हीट करेंगे, इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे। HgS को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो मुझे मिलेगा मरकरी का ऑक्साइड। क्या मिलेगा? मरकरी का ऑक्साइड। और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर हो जाएगी। अभी बैलेंसिंग नहीं कर रहे हैं, बैलेंसिंग बाद में सीखेंगे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? मैं डायरेक्टली अभी लिख रहा हूँ 2 3 2 2। बैलेंसिंग बाद में सिखाऊंगा मैं जब फर्स्ट चैप्टर लूंगा। सो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर आपको क्या मिल गया? मरकरी का ऑक्साइड। क्लियर है कहानी? इस मरकरी के ऑक्साइड को आप हीट करोगे तो ये आपको क्या दे देगा? मरकरी और ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो जाएगी। कहानी क्लियर है? हीट कर रहे हैं मतलब कुल मिला के जो मरकरी का ऑक्साइड मिला उसको रिड्यूस ही करवा रहे हैं, किसी ना किसी एलिमेंट से कंबाइन करवा के उसको रिडक्शन करवा रहे हैं। हमें मरकरी मिल जाएगी और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगी, फिर रिफाइनिंग करवा लेंगे। कहानी समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इसी तरह से कॉपर का जो सल्फाइड है उसको भी पहले ऑक्साइड में बदलेंगे। किसी भी चीज़ को आप देख लो, अभी तक 3 चीज़ें पढ़ी अपन ने, चाहे जिंक का कार्बोनेट हो, चाहे जिंक का सल्फाइड हो मीडियम रिएक्टिविटी वालों में, चाहे लो रिएक्टिविटी वालों में मरकरी का सल्फाइड हो, तीनों को सबसे पहले ऑक्साइड में बदला। कार्बोनेट को ऑक्साइड में बदलते हैं तो कैल्सिनेशन, सल्फाइड्स को ऑक्साइड में बदलते हैं तो रोस्टिंग। अब ऑक्साइड्स को क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं तो मेटल मिलता है। कैसा मिलता है? इम्प्योर। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से रिफाइन किया जाता है। कहानी क्लियर है? हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर जो है मेटल एक्सट्रैक्ट करना है हाई रिएक्टिविटी वाले। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है बात? सो हाउ टू एक्सट्रैक्ट द मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी। हाई रिएक्टिविटी वालों में आपको इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ेगा। आपका जो ओर है वो मोल्टेन फॉर्म में। कैसे फॉर्म में? मतलब लिक्विड, ठीक है, पिघला हुआ है। इससे हमें क्या मिल जाएगा? डायरेक्टली प्योर फॉर्म मिल जाएगा। डायरेक्ट प्योर फॉर्म, कोई रोस्टिंग कैल्सिनेशन की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट जो मोल्टेन फॉर्म में ओर है उसका हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवा देंगे। क्या करवा देंगे? जैसा अभी अपन रिफाइनिंग में कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? मोल्टेन ओर ले लिया, तो इलेक्ट्रोड ले लिए, उस मोल्टेन ओर में से मेटल निकलता जाएगा और किसी ना किसी इलेक्ट्रॉन को निकल जाएगा। हाँ, तो जो सोल्यूशन है
इलेक्ट्रोलाइट, उसकी जगह मोल्टेन हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए, कैथोड पर प्योर मेटल इकट्ठा होता जाएगा। नहीं समझ में आई बात? कहानी क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सो हाई रिएक्टिविटी वालों में क्या होगा, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ऐसे मेटल्स के डायरेक्ट ऑक्साइड्स मिलेंगे आपको। इन मेटल्स को दे आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टेन क्लोराइड्स। इनको मोल्टेन फॉर्म में लेंगे, इनके क्लोराइड फॉर्म्स को, ठीक है। सो आपको कहाँ पर मेटल डिपॉजिट होता हुआ नजर आएगा, जैसा रिफाइनिंग पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था अभी, सेम प्रोसेस हाई रिएक्टिविटी वालों में होगी। मोल्टेन फॉर्म में मेटल लेना है, कैथोड पर मेटल जमता जाएगा। ये हाई रिएक्टिविटी वालों का हो गया। कल तुम्हारे प्री बोर्ड में था, कल परसों थर्मिट रिएक्शन, समझ में आ रही कि नहीं आ रही है बात? क्या होती है थर्मिट रिएक्शन? जब भी आयरन का ऑक्साइड एल्यूमिनियम से रिएक्ट करता है, ठीक है, तो रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन वगैरह करते हैं, रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइनिंग वगैरह करने में काम आता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज थर्मिट रिएक्शन। सुनना मेरी बात, ऐसी रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो, बहुत ज़्यादा हीट रिलीज करे, बहुत ज़्यादा हीट रिलीज करे और मेटल्स कैसे हो जाए, मोल्टेन फॉर्म में बदल जाए, पिघल जाए। आयरन का ऑक्साइड ले रहे हैं Fe2O3, इसको बोलते हैं आयरन थर्ड ऑक्साइड। थर्ड ऑक्साइड इससे बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन के यहाँ नंबर क्या लिखा हुआ है 3, मतलब आयरन की वैलेंसी कितनी चल रही है 3 चल रही है। आयरन का थर्ड ऑक्साइड आपने कहाँ से रिएक्ट करवाया, एल्यूमिनियम से रिएक्ट करवाया। आयरन लोहा मिल गया लिक्विड फॉर्म में और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड अलग हो जाएगा और हीट रिलीज होगी। हीट इतनी रिलीज हो रही है कि आयरन पिघला हुआ है। ये कैसा आयरन है, ये ट्रैक्स वगैरह को या कहीं मेटल में क्रैक वगैरह आ जाते हैं, उन क्रैक्स को ज्वाइन करने में एक तरीके से वेल्डिंग जैसा है, इसी को थर्मिट रिएक्शन बोल रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? थर्मिट रिएक्शन क्या है सुनना, थर्मिट रिएक्शन पूछा था अभी पेपर में और आ सकता है। आयरन का ऑक्साइड ले लीजिए, एल्यूमिनियम से रिएक्ट करवाइए, आपको पिघला हुआ आयरन मिलेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। ये आयरन कैसा मिलेगा, लिक्विड, ये सॉलिड में रहेगा, जबकि ये दोनों कैसे थे, सॉलिड थे। बैलेंसिंग बाद में सीखेंगे, अभी डायरेक्टली मैं इसको बैलेंस कर रहा हूँ। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ये क्या रिएक्शन हो गई, थर्मिट रिएक्शन। क्लियर है कहानी? नेक्स्ट है कोरोजन। नेक्स्ट टॉपिक इज कोरोजन। क्या होता है, मेटल्स का, मेटल्स जब भी मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएंगे, किसके कांटेक्ट में, या एसिड, इनकी वजह से मेटल गेट ईटन अप। क्या लिखोगे आप, मेटल गेट ईटन अप। क्या लिखोगे आप, व्हेन मेटल इज अटैक्ड बाय मॉइस्चर और एसिड ऐसे सब्सटेंस से, तो मेटल जो होता है वो ईटन अप हो जाता है, मतलब मेटल खत्म होने लग जाता है। दिस इज सेड टू बी कोरोजन। इस परिस्थिति में हम कहेंगे कि मेटल क्या हो गया, कोरोड हो गया। मेटल इज कोरोड एंड फिनोमिना इज नोन एज फिनोमिना इज नोन एज रस्टिंग, फिनोमिना इज नोन एज कोरोजन। रुक जा भाई, फिनोमिना इज नोन एज कोरोजन। कुल मिला के किसी भी मेटल पे मॉइस्चर का अटैक होना, एसिड का अटैक होना, जिससे मेटल खत्म होने लग जाए, मेटल ईटन अप होने लग जाए, मेटल सड़ने लग जाए, इस मेटल कोरोड होता है। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, मेटल कोरोड हो रहा है, फिनोमिना को बोल रहे हैं कोरोजन। एग्जाम्पल है आयरन। तो आयरन पानी के कांटेक्ट में आता है, जंग लगता है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है बात? और धीरे धीरे कोरोड होता है, जिसको बोलते हैं रस्टिंग। आयरन के केस में कोरोजन को क्या बोलेंगे, आयरन के केस में रस्टिंग बोलेंगे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है भाई बात? ये रस्टिंग में क्या होता है, रेडिश ब्राउन पाउडर बनता है,
रेडिश ब्राउन पाउडर बनने लग जाता है। क्लियर है कहानी? अब नेक्स्ट है सिल्वर। जो भी ज्वेलरी होती है सिल्वर वाली वो ब्लैक पड़ जाती है। समझ में आई कि नहीं बात? कलर कैसा हो जाता है? ब्लैक। क्यों होता है देखते हैं। कॉपर, तांबे के बर्तन, तांबे के बर्तन ग्रीनिश लेयर बनने लग जाती है। कैसी लेयर बनती है? ग्रीन कोटिंग बनने लग जाती है जब भी वो कोरोड हो रहे होंगे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है बात? सो कॉपर में अगर ग्रीन लेयर बनने लग जाए, कॉपर में अगर ग्रीन लेयर बन जाए तो समझ जाओ कि वो इटन अप हो रहा है, मतलब कि उसमें कोरोजन हो रहा है। समझ में आ रही बात? कॉपर रिएक्ट करता है एयर में, कॉपर रिएक्ट करता है एयर में कार्बन डाइऑक्साइड से। किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से। और उसकी जो सरफेस है वो कैसी हो गई? ग्रीन। कैसी हो गई? ग्रीन। ये जो कंपाउंड बना ग्रीन कोटिंग, इसको बोलते हैं कॉपर कार्बोनेट। कॉपर कार्बोनेट। सिल्वर की बात कर रहे हैं। सिल्वर ने एयर के कांटेक्ट में जब आया तो ब्लैक कलर की लेयर बन गई थी, उसको बोलते हैं सिल्वर सल्फाइड। आप देखो याद करने के तरीके, एस से सिल्वर, एस से सल्फाइड, सी से कॉपर, सी से कार्बोनेट। समझ में आई बात? सो कुल मिला के मेटल्स का ईटन अप होना, कोरोड होना क्या कहलाता है? कोरोजन। 3 एग्जाम्पल पढ़े हैं। पहले चैप्टर में भी 3 ही एग्जाम्पल हैं और इसमें भी 3 ही एग्जाम्पल है, कॉपर का, सिल्वर का और आयरन का। ठीक है। अब हमने क्वेश्चन भी दिया था हमारी टेस्ट सीरीज में, जो अच्छे अच्छे योद्धा उसको नहीं कर पाए, वो था कि एक्टिविटी से समझाना है। एक्टिविटी से समझाना है कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर कोरोजन। कोरोजन्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ऐसी क्या क्या परिस्थिति होगी कि कोई भी मटेरियल कोरोड होगा। तो हमने क्या किया था, 3 टेस्ट ट्यूब लिए, 3 टेस्ट ट्यूब लिए भाई। पहले केस में वाटर है और अंदर कुछ कीलें डाल दी, नेल्स। ठीक है, और ये पानी भरा हुआ है। समझ रहे हो भैया? हमने इसके ऊपर ऑयल की लेयर, ऑयल डाल दिया तो ऑयल की लेयर बन गई है। कहानी समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ऑयल की लेयर क्या करेगी, यहाँ पे जो एयर होगा ऊपर, उस एयर को वो अंदर नहीं जाने देगी। मतलब ये जो कीले हैं, ये जो कीले हैं, इसमें सिर्फ पानी के कांटेक्ट में, एयर के कांटेक्ट में नहीं है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो क्या यहाँ कीले कोरोड होगी? तो नहीं होगी, क्योंकि ओनली मॉइस्चर है, एयर नहीं है। यहाँ पर सिर्फ पानी है, एयर नहीं है। समझ? बिकॉज नेल्स आर एक्सपोज्ड ओनली टू द वाटर। सेकेंड केस देखना। सेकेंड केस में कीले जो डाल रहे हो आप, कीले डाल दी और आपने ऊपर से पूरा इसको पैक कर दिया कॉक लगा के। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? अंदर क्या रखा हुआ है? अंदर आपने रख रखा है कैल्शियम क्लोराइड। सुनना, यहां पर क्या रखा हुआ है? कैल्शियम क्लोराइड। ये कंपाउंड क्या है? CaCl2। सुनना, बड़ी प्यारी चीज है। क्या है ये? कैल्शियम क्लोराइड। इस यहां पर एयर जो है ना, उसका सारा मॉइस्चर खींच लेगी। कैल्शियम क्लोराइड क्या करेगी? तो एयर कैसी हो गई? ड्राई। एयर कैसी हो गई? यहां पर कैसी एयर है? ड्राई। कैल्शियम क्लोराइड ने क्या किया? पूरा मॉइस्चर सक कर लिया। जो है उसने मॉइस्चर पूरा इकट्ठा कर लिया, तो एयर कैसी होगी? ड्राई। अब सिर्फ एयर है, यहाँ पे वाटर है क्या?
तब भी कोरोजन नहीं होगा, तब भी इन पे जंग नहीं लगेगा। तीसरा केस देखो, CaCl2 क्या होगा सर? कैल्शियम क्लोराइड, क्लोराइड। कैल्शियम। क्लोराइड। तीसरे केस में हमने क्या किया, सिंपली वाटर भरा हुआ है, ठीक है, और इसमें कीले डालेंगे। इसमें जब आप कीले डालोगे तो पानी की वजह से मॉइस्चर भी है और ऊपर एयर भी है, एयर भी है और मॉइस्चर भी है पानी की वजह से, तो यहाँ पर कोरोजन होगा। कोरोजन के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है, एयर भी होना चाहिए। मॉइस्चर। तो इस एक्टिविटी से प्रूव होता है कि कोरोजन की रिक्वायरमेंट्स में कोरोजन तभी होगा जब एयर और वाटर दोनों एक साथ अटैक करें। सिर्फ वाटर अटैक कर रहा है तब भी जंग नहीं लगेगा, सिर्फ एयर अटैक कर रही है तब भी नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों साथ में अटैक करने। संभव है। रिएक्शन है प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। कोरोजन। कोरोजन को कैसे प्रिवेंट करना है, तो 6 तरीके हैं। पहला तरीका इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग अभी जैसे रिफाइनिंग पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में मान लो चम्मच, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जैसे स्टील की चम्मच ले ली, एक इलेक्ट्रोड पर तो चम्मच डाल दी और दूसरे इलेक्ट्रोड पर वो मेटल ले लिया, कॉपर ले लिया फॉर एग्जांपल। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? जब बैटरी वगैरह लगाएंगे तो इसके ऊपर क्या होगा, कॉपर की परत जमना चालू हो जाएगी। क्या जमना चालू होगा, कॉपर। इसको लेंगे एनोड पर, कैथोड। इसको लेंगे कैथोड पर। इसी प्रोसेस को इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपसे पूछेगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, तो किसी भी मेटल पर कॉपर की इलेक्ट्रोलाइसिस करके लेयर बनाना की प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सेकेंड पॉइंट है पेंट अप्लाई कर दो, ऑयल पेंट वगैरह जो लगाते हैं। तीसरा है ल्यूब्रिकेशन, मशीन के पार्ट्स में, वहां तो ऑयल वगैरह तेल वो पेंट थोड़ी लगा पाएंगे अपन, तो मशीन के पार्ट में ग्रीस ऑयल ये लगा के भी हम रस्ट कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। ल्यूब्रिकेशन में क्या क्या आएगा, ग्रीस और ऑयल। चौथा पॉइंट है गैल्वेनाइजेशन। जैसे कार की बॉडी बनी, अभी उसमें कुछ भी नहीं लगाया, ना इंजन फिट किया, ना सीटें लगाई, ना स्टीयरिंग लगाई, ना अंदर डैशबोर्ड, सिर्फ लोहे की बॉडी है सिर्फ। तो लोहे की है, सबसे पहले उसको एक पिघले हुए जिंक के कुएं में डुबो के निकालेंगे। एक ऐसा टैंकर होगा जिसमें जिंक पिघला हुआ है, तो उसके पूरे के ऊपर जिंक जम गया, जिंक की लेयर आ गई, तो उस पर अब उस पर कलरिंग करके फिर पार्ट्स फिट करेंगे। सो जब जिंक की कोटिंग की जाए किसी भी मेटल के ऊपर, जिंक की कोटिंग कर रहे हैं अपन, समझ में आई कि नहीं आई बात, ऑन एनी मेटल, द प्रोसेस इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। पांचवा पॉइंट है एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग एक प्रोसेस है जिसमें होता क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की कोटिंग करवा रहे हैं अपन। देखो इलेक्ट्रोलाइट है H2SO4, कैसा, H2SO4। 2 इलेक्ट्रोड ले लिए, कैथोड और एनोड, बैटरी जोड़ दी, ये आपका कैथोड है। कैथोड मतलब नेगेटिव वाला, एनोड मतलब पॉजिटिव वाला। समझ में आई बात? और ये इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर एक लेयर, ये एल्यूमिनियम है, मान लीजिए एल्यूमिनियम की हाँ एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रोड है, इसके ऊपर जो रेड कलर की लेयर बन रही है, रेड कलर की लेयर बन रही है, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है बात? अभी रेड कलर की लेयर बन गई Al2O3 का, किसका, Al2O3। तो फर्दर इस इलेक्ट्रोड, फर्दर उस एलिमेंट को अंदर से कोरोड होने से बचाएगा कि नहीं बचाएगा? ऊपर एक लेयर बन गई एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, वो अंदर और एल्यूमिनियम को ऑक्साइड में बदलने से रोकेगी। हमने कहाँ पर लिया एल्यूमिनियम को, एनोड पर लिया था, इसीलिए प्रोसेस क्या कहला रही है, एनोडाइजिंग। एनोड पर हमने कोई मेटल लिया, उस पर रिएक्शन कराई, इलेक्ट्रोलाइसिस कराया, तो ऑक्साइड की लेयर बन गई, वो फर्दर अंदर वाले मेटल को प्रोटेक्ट कर रही है।
प्रोसेस हो गई एनोडाइजिंग, और कोरोजन का क्या हो रहा है, प्रिवेंशन। नहीं समझ में आ रही है बात। और लास्ट है अलॉइंग। लास्ट मेथड क्या लिखेंगे, अलॉइंग। तो आपसे पूछेगा अलॉयस क्या होते हैं, आपसे पूछ रहा है। अलॉय होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर मेटल मेटल के भी हो सकते हैं या मेटल नॉन मेटल के। नॉन मेटल मत लिख के आ जाना। नॉन मेटल का कोई अलॉय नहीं होता। मेटल का मेटल के साथ मिक्स अप किया तो अलॉय बन गया। होमोजीनियस मतलब एक जैसा। जैसे हम पढ़ रहे थे अभी ज्योग्राफी में, स्टील बनाने की प्रोसेस को आयरन में कार्बन मिलाया जा रहा था, निकल मैग्नीज मिलाया जा रहा था, स्टील बन गया था। एल्यूमिनियम एलॉय ना। अब जब वो मिक्स हो गया, स्टील बन गया, तो स्टील में हम ये डिफरेंस कर पाएंगे क्या कि कार्बन दिख रहा है। शक्कर में नमक मिलाएंगे तो दिख जाती है, पता पड़ जाता है छोटे पार्टिकल्स नमक वाले हैं। लेकिन शक्कर को पानी में घोलेंगे तो डिफ्रेंशिएशन कर पाएंगे क्या। इसी तरह से अलॉय में भी हम देख नहीं पाएंगे कि आयरन कहाँ है, वो एक नए कंपाउंड में फॉर्म हो गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। सो अलॉय होमोजीनियस मिक्सचर है मेटल के या फिर मेटल नॉन मेटल के। मैंने बताया था 4 पेपर में क्वेश्चन दिया था। भाई पेपर रेडी है तेरा इसका, मेटल एंड नॉन मेटल का, कल शाम में 4 तरह के मेटल्स लिख कर आने थे। एक था कॉपर, हेलो अनिरुद्ध देखना, कॉपर और जिंक का अलॉय, इसको बोलते हैं ब्रास। कॉपर और जिंक का अलॉय क्या कहलाता है, ब्रास। सेकेंड आप देखना कॉपर और टीन का अलॉय, कॉपर प्लस टीन, ये होता है ब्रॉन्ज। एमसीक्यूज वगैरह में आ जाए क्वेश्चन कि भैया ब्रॉन्ज किस किस का होता है, 1 नंबर में भी आ जाए तो कॉपर और टीन ब्रॉन्ज, कॉपर और जिंक ब्रास। सोल्डर नेक्स्ट, थर्ड है सोल्डर। ये जो टाँके लगाते हैं ना इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स में, तार वार टूट जाती है तो वो एक वायर पिघाल के लगाता रहता है, हिट करके देखा है, उस वायर को सोल्डर बोलते हैं। सोल्डरिंग आयरन देखा होगा ना जॉइंट से ना। तो सोल्डर जो है वो वायर जो है वो अलॉय है लीड और टीन का। लीड और टीन का सिंबल क्या लिखते हैं, Sn। लीड का सिंबल Pb, कॉपर का Cu, जिंक का Zn, मरकरी का क्या लिखते हैं भैया सिग्मा बॉय, आज ही पढ़ा है। हाँ 2 मिनट दे रहे हैं पूरे तुम्हें। 28 29 क्या Hg क्या बोलेंगे मरकरी को भाई, Hg तो सल्फाइड हो गया पूरा, सिर्फ मरकरी का सिंबल Hg। ठीक है। सोल्डर Pb प्लस Sn। कहानी समझ में आ रही नहीं आ रही बात। ओ आयरन इज ए मिक्सचर ऑफ, मतलब स्टील पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, स्टील। आयरन होगा, कार्बन होगा, निकल एंड मैग्नीज, ये जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, स्टील। आप सबसे अलॉय क्या है, तो इट इज एन होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 मेटल्स या मेटल एंड नॉन मेटल। कौन कौन से अलॉय पढ़ लिए भैया, स्टील, सोल्डर, ब्रॉन्ज, ब्रास कॉपर जिंक, ब्रॉन्ज कॉपर टीन, सोल्डर लीड टीन, और स्टील आयरन कॉपर निकल मैग्नीज। समझ गया मेरी बात।